गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में लिंग मुद्दों के बारे में क्या क्या बातें हुई हैं, उसमें लिंग मुद्दों से संबंधित क्या प्रावधान है। तो हमने आपको बताया था इसमें कि द एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट बुक्स आफ्टर एनपीई शोज द इम्प्रूवमेंट वर not up to date. There were no proper changes for the education of girls in educational and curricular activities. कि ये हमने बताया था आपको कि जब एनालिसिस हुआ, पाठ्यक्रम का विश्लेषण हुआ, तो उसमें ये देखा गया कि जो इम्प्रूवमेंट्स है वो सही ढंग से नहीं किए गए थे, जो भी बदलाव किए गए थे वो सही ढंग से नहीं किए गए थे। और शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा के लिए और उनमें करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी पाठ्यगामी क्रियाओं में उनके लिए सही ढंग से कोई भी बदलाव नहीं किया जा सका था। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं। Although NPE gave important place to gender equality in education, yet nothing had been written about gender in the whole chapter of process and prospect of education. There was one chapter in the name of process and prospect of education. So there was nothing had been written about gender equality in this chapter, except this, that there will be equality of sexes in 10 core curriculum. Core curriculum means basic curriculum या compulsory subjects. The review committee suggests that there would be clear gender issues in the whole curriculum, even in the hidden curriculum. Hidden curriculum means it is not openly intended. Hidden curriculum which is not openly intended. Our main curriculum is in the form of written. It is in the written form. But hidden curriculum is not in written form. Uh, some norms, values and procedures and the culture of the school is included in hidden curriculum. जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे हमारे नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं और स्कूल का पूरा प्रोसीजर है जिसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है, these things affects the life of whole life of the school community. Social behavior, we can name it social behavior. तो शिक्षा शैक्षिक और खासकर पाठ्यक्रमिक प्रक्रियाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिए कोई खास बदलाव नहीं किए गए थे और लिंग समानता को अभी तक भी उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह नहीं दी गई है पाठ्यक्रम में जितना कि दिया जाना चाहिए था। और यद्यपि एनपीई ने लिंग समानता को शिक्षा में स्थान दिया है, लेकिन फिर भी इसका जो एक चैप्टर है शिक्षा के संदर्भ तथा प्रक्रिया, इस पूरे अध्याय में जेंडर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। सिर्फ इसके सिवाय इसके कि 10 आंतरिक या मूल पाठ्यक्रम क्षेत्र में समानता होगी, लिंग की समानता होगी। ये इन्होंने कहा है, ज़रूर इस बारे में बात कही है कि इन पाठ्यक्रम क्षेत्र में लिंग की समानता होनी चाहिए। यानी जैसे हमने आपको बताया था कि पाठ्यक्रम में कुछ इस तरह के रेफरेंसेस होते हैं, जैसे छात्रों को संबोधित करके किया जाता है, छात्राओं का नाम नहीं लिया जाता है। कक्षा में इतने छात्र थे, इतने परसेंट पास हुए, तो बताइए कितने परसेंट फेल हुए। जबकि छात्राएं भी पढ़ती हैं तो छात्राओं का नाम भी होना चाहिए, उसमें छात्र छात्राएं करके संबोधित किया जाना चाहिए। तो इस तरह के वर्ड से ही हम लिंग समानता हासिल कर सकते हैं पाठ्यक्रम में। और इसके लिए रिव्यू कमेटी ने एक सुझाव दिया है कि पूरे पाठ्यक्रम में लिंग दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से होना चाहिए, यहाँ तक कि छिपे पाठ्यक्रम में भी। यानी इसमें लिंग के बारे में जो भी बातें हैं इस तरह से स्पष्ट रूप से होनी चाहिए कि दोनों लिंग को, यानी स्त्री और पुरुष
बालक और बालिकाओं दोनों को समान रूप से महत्व दिया जाए, और ये महत्व खाली मुख्य पाठ्यक्रम में ही नहीं बल्कि छिपे पाठ्यक्रम में भी होना चाहिए। तो छिपा पाठ्यक्रम वो है जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, जैसे लिखित रूप में नहीं है। हमारा जो भी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाला है वो लिखित रूप में होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्कूल की एक्टिविटीज़ या स्कूल की पूरी प्रक्रिया, उसका सामाजिक वातावरण, मूल्य और मान्यताएं जो छात्रों के ऊपर प्रभाव डालती हैं, उसी से उनका व्यवहार बनता है। अगर अच्छी मान्यताएं, अच्छी संस्कृति है तो बच्चों के ऊपर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इन्होंने हिडन करिकुलम की बात कही है कि हिडन करिकुलम में भी लिंग समानता पर ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ शिक्षकों को और पूरे स्कूल के संस्थापकों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जब बच्चे एक दूसरे से व्यवहार करते हैं तो वो इस बात का ध्यान रखें कि वो एक लिंग दूसरे लिंग के बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, सम्मानपूर्वक भाषा में बात करें, बातचीत करें। तो इसी तरह से हम समानता ला सकेंगे। या दोनों को, शिक्षकों का भी कार्य है कि बालक और बालिकाएं दोनों को बराबर मौके दिए जाएं। किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करना हो या कोई प्रोग्राम हो या कोई भी बात हो, दोनों को बराबर मौका दिया जाना चाहिए। किसी लड़कियां हैं तो उनको कम नहीं समझना है किसी चीज़ के लिए। तो thus we see that proper attention is not paid to the gender in policies and school knowledge. All have given stress on the revision of curriculum. Yet after 1970, there is some change in the outlook of education in the perspective of development. Now education is a mean to encourage debate to bring about gender equality. तो इस प्रकार भारत में हम देख रहे हैं कि यहाँ शिक्षा नीतियों में लिंग और स्कूली ज्ञान पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दिया गया है। ज़्यादातर शिक्षा नीति में शिक्षा के विकास पर ध्यान दिया गया है कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है या कैसे विकास किया जा सकता है, लेकिन लिंग के प्रति दृष्टिकोण में कैसे बदलाव लाया जा सकता है इस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना देना चाहिए। हालांकि इसके बारे में बातें हुई हैं, तो जबकि सभी ने पाठ्यक्रम पुनर्लेखन पर तो जोर दिया है, फिर भी 1970 के बाद हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा को केवल विकास के संदर्भ में देखने के नज़रिए में कुछ फ़र्क पड़ा है। शिक्षा को हम विकास का साधन मानते हैं, तो इस नज़रिए में कुछ फ़र्क ज़रूर आया है और शिक्षा को अब लिंग समानता लाने के लिए वाद विवाद को प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में देखा जाने लगा है। अब इस नज़रिए में, लोगों के नज़रिए में बदलाव आया है कि शिक्षा सिर्फ विकास का साधन नहीं है बल्कि इसके द्वारा लिंग समानता भी लाई जा सकती है। अब ये लास्ट पॉइंट है इसका, इम्पैक्ट ऑफ एनपीई 1986 ऑन जेंडर इश्यूज। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लिंग संबंधी मुद्दों पर क्या प्रभाव पड़ा है, और तो there is not enough effect of policies on gender issues in education because women movement and study are not related to educational issues. Most of the women movements are related to issues such as health, violence, livelihood. Women activists didn't pay much attention to the needs of education of girls. Women movement also are not attached to the education department in a planned way. They never thought to change present behaviors and working attitude through these gender issues. Therefore, the thought of empowerment is seen in the development of Mahila Samakhya program for young girls and women. महिला आंदोलनों ने अपना ध्यान ज़्यादातर ज़मीनी मुद्दों जैसे कि
स्वास्थ्य, हिंसा और जीवन यापन के मुद्दों पर केंद्रित रखा है। ज़्यादातर जो भी आंदोलन होते हैं वो स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं का खराब स्वास्थ्य है, उसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके खिलाफ आंदोलन होता है, या महिलाओं के खिलाफ कोई हिंसा होती है तो उसके लिए आंदोलन करती हैं, या फिर जीवन यापन के मुद्दे, जैसे महिलाओं की स्थिति बड़ी ख़राब है समाज में, उनकी स्थिति ऊंचा उठाने के लिए आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन महिला कार्यकर्ताओं ने स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया है कि विद्यालय में उनकी क्या ज़रूरतें हैं, विद्यालय में किस तरह से उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, क्या कमियां हैं लोगों के व्यवहार में, उसको कैसे बदला जा सकता है, इस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। महिला अध्ययन भी महिला आंदोलनों से जुड़े रहे, और जितने भी महिला अध्ययन हुए हैं वो भी ज़्यादातर महिलाओं के आंदोलनों से ही जुड़े रहे हैं, और किसी नियोजित तरीके से शिक्षा विभाग से नहीं जुड़े। ये आंदोलन भी महिला अध्ययन है, ये सही तरीके से शिक्षा विभाग से नहीं जुड़े, या शिक्षा विभाग तक इनकी पहुंच नहीं रही है। इनको शिक्षा विभाग से जुड़कर तब शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करनी चाहिए थी, या उसमें सुधार करना चाहिए था। तो जिससे शिक्षा में इन मुद्दों पर सिर्फ औपचारिक रूप से ही विचार किया गया है, तथा किसी भी तरह का व्यवहारिक या वास्तविक जुड़ाव दिखाई नहीं दिया। और शिक्षा में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि लिंग संबंधी मुद्दों से किस तरह वर्तमान में जारी व्यवहारों और कार्य करने के ढंग में व्यवहारिक बदलाव लाया जा सकता है। शिक्षा में इस बात पर बहुत कम ध्यान दिया गया है कि किस तरह से महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार करके, या उनके साथ कार्य करने की स्थितियों को उनकी अच्छा बनाकर हम किस तरह से व्यवहारिक बदलाव ला सकते हैं, लिंग समानता की ओर किस तरह से बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सशक्तिकरण का जो विचार है वो शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय महत्व के रूप में ना दिखाई देकर लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला समाख्या जैसे कार्यक्रमों के निर्माण में ही दिखता है। यानी जो भी महिला अध्ययन हुए हैं और जो महिला आंदोलन हुए हैं वो महिलाओं के लिए महिला समाख्या जैसे कार्यक्रम बनाने के तौर पर ही हुए हैं, और इसका सही ढंग से संबंध शिक्षा के क्षेत्र से नहीं जुड़ पाया है। यही कारण है कि अभी तक शिक्षा व्यवस्था में लिंग समानता के लिए कुछ ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए। हालांकि थोड़े बहुत पाठ्यक्रम में बदलाव ज़रूर किए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, लेकिन जितना बदलाव होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। तो ये था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का लिंग संबंधित मुद्दों पर प्रभाव, या उसके पर क्या असर आया है, लिंग संबंधी दृष्टिकोण में क्या बदलाव आया है, और किस तरह से लिंग समानता को हासिल करने की कोशिश की गई है। तो जो भी कोशिशें थी, हालांकि कम ही सही, लेकिन फिर भी इसमें प्रयास किया गया है कि लिंग समानता लाई जाए पाठ्यक्रम के द्वारा, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, और पूरे शिक्षा की कार्यनीति के द्वारा इसमें बदलाव लाने की कोशिश की गई है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है, और मैंने लास्ट क्लास का आपको पीडीएफ भेजा है, और इसका भी हम भेजेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।